मूवी की शुरुआत होती है, हम फेडेक्स कुरियर कंपनी के एम्प्लॉय चक को देखते हैं जो अपने काम से बहुत ही सीरियस होते हैं। वो चाहते हैं कि उनका हर कुरियर, हर सामान, हर पैकेट टाइम पर पहुंचे। वह इसलिए अलग अलग कंट्री में विजिट करते हैं जहां पर उनके ब्रांच होती है, और वहाँ जो उनको मिलते हैं उनको मोटिवेट करते हैं और उन्हें टाइम का वैल्यू बताते हैं। साथ ही चक एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम कैली होता है। यह दोनों लंबे समय से रिलेशनशिप में है, दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन चक अपने काम में बहुत बिजी रहता है। वह देश विदेश घूमता रहता है और इसी वजह से अभी तक उन दोनों की शादी नहीं हो पाई। अब क्रिसमस आने वाले हैं, लेकिन चक मलेशिया जाना चाहता है क्योंकि उसे फेडेक्स कंपनी से वहाँ बहुत सारा काम मिला है। लेकिन चक बोलता है कि मैं न्यू ईयर को यहाँ पर जरूर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कैली इस बात पे बोलती है कि क्रिसमस का क्या, लेकिन चक जैसे तैसे कैली को मना लेता है और कैली मान जाती है। चक जाते समय कैली को क्रिसमस गिफ्ट देता है, कैली भी उसे क्रिसमस गिफ्ट देती है, लेकिन कैली क्रिसमस गिफ्ट देती है उसमें घड़ी होता है, घड़ी में कैली की फोटो होती है। तभी चक मलेशिया के लिए निकल जाता है। जब उनका प्लान पैसिफिक महासागर के ऊपर से होकर जा रहा होता है, तभी वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है और उस तूफान में उनका प्लान क्रैश हो जाता है। क्योंकि कंपनी का प्राइवेट प्लान होता है तो उसमें ज्यादा लोग नहीं होते, सिर्फ 4 ही लोग होते हैं। बाकी लोग का सामान होता है, उनका पार्सल होते हैं। इनका प्लान पैसिफिक ओशन में गिर जाता है और गिरने के बाद उनमें सिर्फ एक ही इंसान बचता है जो चक होता है। चक एयरपोर्ट पर बैठा है और समंदर के तूफानों से हाथ बहाकर चला जाता है, और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह एक टापू पर होता है। उस टापू पर चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं होता, कोई दिखाई नहीं देता। बस दिखाई देते हैं तो नारियल के पेड़, पहाड़, लेकिन वहां पर कोई इंसान नहीं होता। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसका चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता। जब काफी समय बीत जाते हैं और चक रेत पर एक बहुत ही बड़े अक्षर में HELP हेल्प लिखता है, जिससे कोई ऊपर से एरोप्लेन जाए तो उसको पता लगे कि हाँ यहाँ पर कोई है। जब सुबह होती है तो चक देखता है कि उसका HELP हेल्प का लोगो खत्म हो चुका है। इसलिए वो बहुत उदास हो जाता है और चाहता है कि कोई ऊपर से प्लेन जाते समय उसको ही हेल्प करे। इसलिए वो लकड़ी काटता है और लकड़ी की जगह पे HELP हेल्प लिखता है। कोई ऊपर से एरोप्लेन जाते समय उसको देखे और उसे बचा ले। अभी टापू पर फेडेक्स कंपनी के कुछ पैकेटें भी आ चुके हैं, लेकिन उनमें कुछ खाने का सामान नहीं होता। इसी बीच चक को कई आहट भी सुनाई देती है और चारों तरफ देखता है, वहां पर कोई भी नहीं होता। अभी उसके सामने एक नारियल गिरता है और समझ जाता है कि वो नारियल गिरने की आवाज थी। अब चक को क्योंकि पानी की जरूरत है और समुद्र का पानी पी नहीं सकता, इसीलिए अब उसको पानी पीने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो भी नारियल का पानी। वह बहुत सारे नारियल इकट्ठा करता है, लेकिन नारियल को फाड़ना और उसका कवर निकालना इतना ही आसान नहीं होता। इसमें चक को स्ट्रगल करना पड़ता है और बाद में नारियल का पानी निकाल लेता है। चक को अब पानी पीने के लिए नारियल है और चक यहाँ 2 या 3 दिन से अधिक हो चुके हैं। उसके पैर में जूते नहीं है, इसके कारण वो पानी में चलने से पत्थर जो होते हैं वो उसके पैर में चुभते हैं और बहुत तकलीफ देते हैं। इससे पैर से खून भी निकल रहा होता है। इसके बाद चक अपनी पैंट को फाड़ देते हैं और अपने पैर में लपेट लेते हैं। फिर चक को एक बहुत बड़ी चोटी दिखाई देती है जो बहुत ऊंची होती है, और वह यह तय करता है कि वह उस चोटी पर जाएगा और चारों तरफ देखकर वो कहाँ पर है ये पता लगाएगा। वह चोटी पर जाता है तो उसे समुद्र में कोई दिखता है। वो जल्दी से नीचे जाता है, उस चीज के पास जाता है। जब वहां पर जाता है तो वो देखता है कि यह एक प्लेन के पायलट होता है और उसकी डेड बॉडी होती है। यह देखकर चक को बहुत दुख होता है और चक उसे दफना देता है, लेकिन दफनाने से पहले उसे जूते और उसके पॉकेट में से टार्च निकाल लेता है, क्योंकि 2 ही चीजें उसके काम की चीज होती है। अब चक टापू पर बहुत दिन हो चुके हैं और वह अकेला है, लेकिन धीरे धीरे उस टापू पर रहना सीख जाता है। पत्तों पर जो रात की ओस का पानी गिरा होता है वो नारियल के अंदर डालता है और उसे पीता है। इसी के साथ वो अपनी भूख मिटाने के लिए मछली मारना भी सीख रहा होता है। वह एक लकड़ी का पहना करके उसे मछली मारने की कोशिश करता है। दरअसल यह बहुत पुरानी टेक्निक होती है जो आदिवासी किया करते होते हैं, और चक उसी टेक्निक के जरिए मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। इसके बाद हम टापू में खाने के लिए सिर्फ ट्राइब्स है और नारियल पीने के लिए पानी, और पानी जो पत्तों में जम जाते हैं वो पीता है। यही सब खाने और पीने के लिए होते हैं। अब एक रात होती है
उन्हें एक शिप दिखाई देती है जो समुंदर में होती है। वो देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन इतनी दूर आवाज पहुंच नहीं सकती। और टार्च जलाकर इशारा भी करते हैं, लेकिन उतनी दूर लाइट नहीं जा सकती। अगली सुबह अब यह फैसला करते हैं कि जो उसके पास एयरपोर्ट्स है वो बैठकर उस समुद्र से किनारे पर जा सके। इसी बीच जब वह एयरपोर्ट्स पर बैठा है तभी उसे पता चलता है समुद्र की लहरें उसे बार बार किनारे पर छोड़ देती है। जब जब वो जाने की कोशिश करता है वो समुद्र की लहरें उसे किनारे पर छोड़ देती। उसके दौरान उसकी पैर में चोट भी लग जाती है। वो बहुत निकल रहा होता है। इसके बाद हम रात में देखते हैं जब बारिश हो रही होती है। चक वहां पर एक गुफा के अंदर चला जाता है और रात भर टार्च जला देता है। जब वो सुबह जागता है तो देखता है कि टार्च की सेलें खराब हो गई, मतलब पूरी सेल जल गई है। और दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास लाइट नहीं होती है। अंधेरे में टार्च मारने के लिए एक उसके पास औजार थे, लेकिन वो भी खत्म हो गए। अब वो चक करेगा तो करेगा क्या। और चक को ये भी नहीं पता होता है कि आग कैसे जलाई जाती है। अब उन बॉक्स के पास जाता है जो फेडेक्स के होते हैं, जो तैर कर किनारे पर आए होते हैं। एक एक करके सारे बॉक्स को खोलता है। उसमें से उसे बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन उनमें से कोई भी उनकी काम की चीज नहीं होती। बस दो ही चीज होती है। एक उन्हें जूते मिलते हैं जिसमें ब्लेड लगे होते हैं। अब उनकी ब्लेडें निकालकर वो चाकू टाइप की चीजें बना लेता है, जिससे नारियल को आराम से फाड़ सकता है और किसी भी चीज को आसानी से काट सकता है। उसके बाद चक मछली पकड़ने जाता है। हालांकि केकड़े किनारे पर मिल जाते हैं, लेकिन मछली को पकड़ना लगभग नामुमकिन है। चक की सबसे बड़ी समस्या यह थी वो केकड़ों को कच्चा नहीं खा सकता, इसलिए उसे आग की जरूरत थी। और आग जलाने के लिए बहुत कोशिश करता है, जिसमें उसके हाथ कट जाते हैं, लेकिन चक को कामयाबी नहीं मिलती। वो बहुत चिल्लाने लगता है। इसके बाद उस नारियल को छील रहा होता है, तब उसको एक आइडिया आता है ताकि वो दो लकड़ियों को रगड़े, शायद उसमें आग जल जाए। क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से वो लकड़ियों पर आग जलाने की कोशिश कर रहा था, उससे उसके हाथ छिल गए थे। अब वह दूसरा तरीका अपनाएगा। वह बहुत ही मुश्किल के बाद आग जल जाती है। आग जलने के बाद चक बहुत खुश हो जाता है और इस टापू पर आने के बाद पहली बार खुशी उसको इतनी मिली। इसी के साथ वहां पर जो सामान पड़ा हुआ था, उसी सामान में एक फुटबॉल भी होता है जिस पर ब्लड लगा होता है। वह इस पर आंख, नाक और मुंह का शेप बना देता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। और उस फुटबॉल पर लिखा होता है विल्सन, तो उसे विल्सन नाम से बुलाता है। चक को इस टापू पर एक दोस्त मिल गया है, वो जो फुटबॉल होता है उसका नाम विल्सन होता है। तो चक को यहाँ पर एक चीज और बहुत तकलीफ दे रही होती है, वो होती है उसके दांत। और उसके दांत बहुत दर्द कर रहे होते हैं। उसके दांत पहले भी दर्द कर रहे होते, वो डॉक्टर के पास जाने से कतराता था। अब वह किसी भी हालत में दांत को तोड़ना चाहता था। बहुत ही मुश्किल से उसके दांत टूटते हैं। टूटने के बाद वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। चक को इस टापू पर पूरे 4 साल हो चुके हैं और इन 4 सालों में चक पूरी हुलिया बदल चुका है। पहले वो मोटा हुआ करता था, आज वो बिल्कुल पतला हो चुका है। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी लंबी हो जाती है और उसकी बड़े बड़े बाल हो जाते हैं। चक अब इस टापू पर पूरी तरह जीना सीख चुका है। वह दूर से डंडी फेंकता है जिसमें मछलियां आकर अटक जाती है। दूर से ही मछलियों को मार देता था, क्योंकि 4 साल निरंतर प्रयास करने के बाद वह इसके वातावरण और यहाँ की जिंदगी में पूरी तरह घुल मिल चुका है। और वही विल्सन भी होता है जो चक का दोस्त। उनके बीच बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी है। चक विल्सन को सारी बातें बताता है, उससे बातें करता है। उसके प्रिय दोस्त, बेस्ट फ्रेंड की तरह हो गया था विल्सन। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह चक जब मछली खा रहा होता है तभी उसे एक चीज की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर बाहर जाता है। वह एक स्टील का सीट देखता है। वह स्टील को देखकर उसे एक आइडिया आता है। दरअसल इस टापू से आगे समुद्र में निकलने के लिए जो सबसे बड़ी अड़चन थी वो थी समुद्र की लहरें। जब भी चक इससे बाहर जाने की कोशिश करता था, समुद्र की लहरें उसे वापस किनारे पर ला देती थी। इसी की वजह से चक पिछले 4 साल से यहाँ टापू पर फंसा हुआ है। वह बड़े बड़े नारियल के पेड़ को काटता है और किनारे पर ले जाता है और उससे बेड़ा बनाता है। हालांकि बेड़ा बनाना इतना आसान नहीं होता है।
इससे उसे बहुत मुश्किलें आती है और यह तय करते हैं कि जब वह हवा का रुख बदलेगा तब वह निकल जाएगा और जो उसे सीट मिली थी उसे हवा का विरोध इस्तेमाल करेगा ताकि बेड़े को धक्का मिल सके। जैसे ही पुराने जमाने में लोग अपनी नाव को आगे बढ़ाने के लिए पर्दे का इस्तेमाल करते थे, चक उसका इस्तेमाल करेगा। चक उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके इस बेड़े को बनाता है और अब वक्त आता है जब हवा का रुख बदल जाता है। चक अपने दोस्त विल्सन को अपने बेड़े पर रखकर और वहां से निकल जाता है। अब उन्हें बड़ी बड़ी लहरें का सामना करना पड़ता है, लेकिन चक उन लहरों को पार कर लेता है। इसके बाद वो बहुत खुश होता है, लेकिन अभी भी समुद्र के आगे उसे कुछ नहीं पता कि जमीन कब मिलेगी। चक उस टापू को छोड़कर निकल जाता है। पिछले 4 साल से चक उसी टापू पर था। आज उस टापू से निकलने के बाद उसके अंदर उम्मीद है, शायद वो घर पहुंच जाए, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होने वाला। समंदर में उसे बारिश, तूफान और इन सब का सामना करना पड़ता है। हालांकि खाने के लिए मछली पकड़ लेता था और बारिश का पानी पीने के लिए जमा कर लेता था। उसने बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे नारियल होते हैं। जब भी बारिश होती थी उन नारियल में पानी भर लेता था और पीता था और उसे बचा के रखता था ताकि वह बाद में पी सके। लेकिन इसी बीच ऐसी घटना होती है जिससे चक को पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन इसी बीच ऐसी घटना होती है जिससे चक पूरी तरह टूट जाता है। उसका दोस्त विल्सन पानी में गिर जाता है और जब तक चक को पता चलता है कि विल्सन उससे काफी दूर जा चुका है, लेकिन फिर भी पानी में कूद जाता है और उसे खोजने की बहुत कोशिश करता है। वापिस अपने बेड़े पर आने के बाद चक बहुत रोता है, क्योंकि विल्सन था जिसने पिछले 4 सालों से बातें कर रहा था और विल्सन उसका बहुत ही अच्छा दोस्त। शायद आपको ये अजीब लगे कि फुटबॉल के जाने से कोई इतना दुखी हो सकता है, लेकिन चक के लिए विशेष फुटबॉल नहीं था। वो पिछले 4 सालों से बातें कर रहा था, वो एक अस्तित्व था। इस सब के होने के बाद चक आगे सफर जारी रखता है। कुछ दिन के सफर के बाद चक पूरी तरह से थक चुका है, वह टूट चुका है। एक कार्गो शिप उसके सामने से गुजरती है। वो लोग उसे देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब चक अपने घर अपनी जगह पर वापस आ चुका है, लेकिन वापस लौटने के बाद हम देखते हैं कि सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि उन लोगों में जो फैमिली मेंबर होते हैं, उनके दोस्त, वो जानते हैं कि चक मर चुका है और उनका फ्यूनरल भी कर चुके होते। और उसकी गर्लफ्रेंड कैली, जो उससे बहुत प्यार करती थी और चक भी उसे बहुत प्यार करता था, उसकी शादी हो चुकी है और उसकी बेटी भी है। चक उसे मिलने जाता है और कैली उसे देखकर बहुत खुश होती है, उसे गले से लगा लेती है। लेकिन कैली का अपना एक परिवार है, इसलिए वह उसके साथ नहीं जा सकती और वह यह तय करती है कि वह उन दोनों के रास्ते अलग अलग है। कैली ने घड़ी दी थी, वो घड़ी उस टापू पर भी उसके साथ थी। वह घड़ी को वापस लाता है और उसे दे देता है, क्योंकि वो उनकी फैमिली की घड़ी होती है और फैमिली की धरोहर फैमिली के पास होनी चाहिए। लेकिन कैली की फोटो अपने पास रख लेता है और जाने से पहले कैली उसे बोलती है कि तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगे। चक बोलता है सॉरी। जाते समय चक कैली को किस करता है, क्योंकि वह आज भी उससे प्यार करता है, लेकिन वह अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती और चक भी नहीं चाहता कि कैली अपने परिवार को छोड़े और मेरे साथ आए। कहने के बाद चक अपने गाड़ी में बैठ जाता है, वहां से निकल जाता है। लेकिन चक जब थोड़ी दूर गया होता है, कैली पीछे खड़े होकर देख रही होती है और उसे चक के जाने का बहुत दुख हो रहा होता है। उसे लगता है कि कुछ छूट रहा है। वह चक का नाम पुकारती है और चक भी गाड़ी वापस लेकर आता है और गले लगा लेता है। कैली बोलती है कि मुझे पता था कि तुम जिंदा हो, तुम वापस आओगे, लेकिन सब लोगों ने कहा कि उसको सोचना बंद कर दो क्योंकि वो मर चुका है। आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम ही मेरे पहला प्यार हो। चक बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ
और वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। चक उसको अपने गाड़ी में बैठाता है और यहाँ से ऐसा लगता है कि चक और कैली अब यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वो लोग कुछ टाइम सोचते रहे। उसके बाद चक बोलता है कि तुम अपने घर वापस जाओ और चक उसके घर तक छोड़ देता है। इसके बाद यह दिखाया जाता है अपने दोस्त से कहता है शायद मैं उस आइलैंड पे मर गया होता या फिर आत्महत्या कर ली होती। चक उस टापू पर फांसी लगाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि कैली के लिए वो वापस आना चाहता है और इसलिए वो एक एक सांसें लेता रहा। वो बीमार भी पड़ जाता था, लेकिन सिर्फ कैली के लिए जिंदा रहता था। और आज जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैंने कैली को खो दिया और बहुत इमोशनल हो जाता है। हालांकि इस पूरी मूवी में कैली और चक का लव एंगल बहुत ज्यादा नहीं दिखाया जाता है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि इन दोनों के बीच बहुत ही गहरा प्यार था और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन वक्त ने इस सिचुएशन में कैली को अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया था और उसने शादी कर ली। चक अकेला हो चुका है, लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ाना ही होगा। और अंत में यह देखते हैं कि चक के पास आज भी एक पैकेट होता है जो उस टापू पर बचा कर लाया था। यह पैकेट वापस करने के लिए जाता है, लेकिन घर पर कोई नहीं होता। उस पैकेट को दरवाजे पर रखकर और उसमें नोट लिख देता है कि दिस पैकेट सेव माई लाइफ, थैंक यू चक नोवेल, और वहां से चला जाता है। ऐसे ही वो चौराहे पर खड़ा होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जाएगा कहाँ। तभी एक लड़की आती है, वो बोलती है कि शायद तुम खो गए हो। चक बोलता है वाकई? तो लड़की बोलती है कहाँ जाना है तुमको? चक बोलता है कि यही डिसाइड कर रहा हूँ कि कहाँ जाऊँ। इसके बाद लड़की चक के चारों रास्तों के बारे में बताती है कि यह यहाँ जाएगा, यह यहाँ जाएगा, और यह कहकर वहां से चली जाती है और मूवी यही खत्म हो जाती थी। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी, ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।